मैं तो कहूंगा कि हमारे सिंबल पर ही तबस्सुम चुनाव जीती थी, जिसमें माननीय चौधरी अजीत सिंह जी की, जयंत चौधरी जी की बड़ी भूमिका थी। प्रदीप चौधरी 92,000 वोटों से पिछली बार जीते थे और हमारा दावा है कि इस बार वो 2 लाख वोटों से जीतने का काम करेंगे। देखिए, जो 2013 का दंगा मुजफ्फरनगर में हुआ है वो प्रायोजित दंगा था। कुछ राजनीतिक ताकतें जो नहीं चाहती थी कि किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाए, जो चौधरी अजीत सिंह जी को, लोकदल को कमजोर करना चाहती थी, उन राजनीतिक ताकतों ने वो दंगा कराया था। इकरा हसन के समर्थक क्या कह रहे हैं वे वो जाने, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। चुनाव अलग चीज है, भारत रत्न दिया जाना अलग चीज है, ये दोनों एक चीज नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, जब हम सरकार में आ गए हैं, सरकार का हिस्सा बन गए हैं, तो सरकार का हिस्सा बने हैं तो मंत्री तो बनेंगे ही बनेंगे, बनने चाहिए। हाँ, धर्म सिंह जी को पहले मतलब आ जाना चाहिए था, बात आपकी ठीक है। जो समर्थक थे, बहरहाल वो कई बार वहां का प्रतिनिधित्व कर चुके थे, तो उनके समर्थकों में नाराजगी रही थी, तो नाराजगी वो तो खत्म हो गई। राजपूत समाज बड़ा प्रबल समर्थक भारतीय जनता पार्टी का रहा है। उनकी वक्ती नाराजगी ये थी कि हमारे लोगों को टिकट नहीं मिले। इकरा हसन बहुत पीछे छूट जाएगी, इकरा हसन कहीं टिक नहीं पाएगी प्रदीप चौधरी के सामने। आप ये समझ लीजिए कि अगर इकरा हसन का जीतने का लगता तो अखिलेश जी यहाँ पर रैली करते। अखिलेश यादव साहस नहीं जुटा सके यहाँ आने का। अभी अखिलेश जी को अपने ऊपर यकीन नहीं है, सुबह टिकट फाइनल करते हैं, शाम को बदल देते हैं। कितनी सारी सीटों पर असमंजस की स्थिति है। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में कैराना और सहारनपुर का चुनाव संपन्न हो गया है। तमाम राजनीतिक लोग या सियासी पंडित इस पर कयास लगा रहे हैं, गणित लगा रहे हैं कि कौन जीतेगा, कौन हल्का है, कौन भारी है। साइकिल किस किस जगह, किस किस क्षेत्र में दौड़ने का काम हुआ है, या यूँ कहा जाए कि ये कमल कहाँ कहाँ खिला है, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। तमाम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज जीडी न्यूज़ की बातचीत करने के लिए हमारे साथ में है चौधरी अजीत सिंह जी, वरिष्ठ रालोद नेता है, लोकदल के नेता हैं, जाट समाज से आप ताल्लुक़ रखते हैं। कैराना लोकसभा को लेकर विश्लेषण करेंगे, बातचीत करेंगे। सहारनपुर बेबी से बातचीत की जाएगी, लोकसभा चुनाव पर इनसे बातचीत की जाएगी। चौधरी अजीत सिंह जी, आपका जीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। बहुत प्रभावित करने वाले नेता हैं आप, जाट समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। कैराना की हम बात शुरुआत करते हैं। कैराना में आपका बड़ा वजूद रहा है। कैराना जो है तमाम बार जो है जाट समाज ने वहाँ प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। हालांकि मैं जाट समाज के साथ साथ आपसे जो है रालोद की बातचीत करूँगा। जाट समाज की जो तब तक सीट मानी जाती थी, जब 2012 के परिसीमन के बाद में वहाँ की परिस्थितियाँ बदली है। सहारनपुर जिले से 2 जनपद से 2 विधानसभा उसमें लगी है। नौकरी की बात करें और हम बात करें गंगो की, उसके बाद में जाट समाज वहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं दे पाया। उससे पहले जो चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी वहाँ से जो सांसद चुनी गई हैं। चौधरी चंदन सिंह जी सांसद चुने गए हैं। इसके अलावा जो अनुराधा चौधरी भी वहाँ से जो है सांसद चुनी गई है। तमाम बार वहाँ से जो है रालोद या यूँ कहा जाए जाट समाज ने अपना प्रतिनिधि देने का काम किया है। बड़ी भूमिका में हमारे पे जाट समाज है। कैसे देखते हैं उस चुनाव को आप? देखिए, कैराना लोकसभा सीट पहले से ही लोकदल की परंपरागत सीट रही है, चौधरी चरण सिंह जी के जमाने से। और मैं आपको बताऊं कि 67 और 72 में गयूर अली खां साहब जलालाबाद वाले, वो एमपी रहे हैं 2 बार। उसके बाद 77 में चंदन सिंह रहे हैं, शामली के रहने वाले थे, डिलोन खेड़ी के। उनके बाद माताजी गायत्री जी वहां से रही हैं 80 में। उसके बाद हरपाल पंवार, 2 बार सांसद हरपाल पंवार रहे हैं। फिर अनुराधा चौधरी रही है। तो ये लंबी फहरिस्त है जो राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी के टाइम से कैराना में हमारे कैंडिडेट जीतते रहे। आपका कहना है कि परिसीमन के बाद तस्वीर बदली है कि 2 विधानसभा नकुड़ और गंगो कैराना लोकसभा का हिस्सा बनी है। और चौधरी हुकम सिंह के देहांत के बाद जो चुनाव हुआ, उपचुनाव, तब भी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी का गठबंधन था। हमारे सिंबल पर, मैं तो कहूंगा कि हमारे सिंबल पर ही तबस्सुम
चुनाव जीती थी, जिसमें माननीय चौधरी अजीत सिंह जी की, जयंत चौधरी जी की बड़ी भूमिका थी। अखिलेश यादव उस चुनाव में कहीं नहीं आए थे प्रचार में। वो चौधरी अजीत सिंह जी ने और माननीय जयंत चौधरी जी ने अपने कंधों पर ही वो चुनाव जितवाया था। तो आज भी इस सीट पर जो है, मैं आपको बता दूं कि प्रदीप चौधरी 92,000 वोटों से पिछली बार जीते थे, और हमारा दावा है कि इस बार वो 2 लाख वोटों से जीतने का काम करेंगे। तमाम राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक पंडित जो अनुमान लगा रहे हैं, उनके सब अनुमान धरे रह जाएंगे और प्रदीप चौधरी भारी मतों से 2 लाख के अंतर से विजयी होंगे। क्या कारण है? मैं फिर उस बात पे आ रहा हूँ, अभी हाल के चुनाव पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले उस बात पे आ रहा हूँ कि जो है 2012 के बाद जो परिसीमन बदला है, क्या कारण है कि जो है चौधरी चरण सिंह परिवार, अजीत सिंह का और अभी जयंत, जो वजूद वहाँ पे था वो वजूद कहीं कहीं कम होना, या यह कहा जाए कि जब वहाँ से सीट निकाली जाती थी रालोद, या यूँ कहा जाए कि जाट समाज का जो वहाँ पे वजूद है, क्या वो कम होने का काम हुआ है उन परिसीमन के बाद में? देखिए, जो 2013 का दंगा मुजफ्फरनगर में हुआ है, वो प्रायोजित दंगा था। कुछ राजनीतिक ताकतें नहीं चाहती थी कि चौधरी अजीत सिंह। प्रायोजित का मतलब क्या है, ये थोड़ा बताने का कार्य। प्रायोजित मतलब यह है कि जो राजनीति में इशारों में बात करूंगा, खुल के बात की, खुल के नहीं कह पाएंगे। गठबंधन की मजबूरी कुछ नहीं होती। कुछ राजनीतिक ताकतें जो नहीं चाहती थी कि किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाए, जो चौधरी अजीत सिंह जी को, लोकदल को कमजोर करना चाहती थी, उन राजनीतिक ताकतों ने वो दंगा कराया था, और उसका नुकसान भी लोकदल को हुआ। चौधरी अजीत सिंह जी ने मुजफ्फरनगर चुनाव लड़के जो हिंदू और मुस्लिम के बीच का, और खासतौर से जाटों के और मुस्लिम के बीच का जो अविश्वास की खाई थी, उसको पाटने का काम स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किया था। वो बहुत बड़ा काम था। जो यकीन खत्म हो गया था एक दूसरे के प्रति, जो विश्वास टूट गया था, वो विश्वास बहाली करने का काम चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव लड़ने के बाद, जब चुनाव वो हार गए, तो लोगों ने कहा कि आप चुनाव के, नहीं, मैं चुनाव नहीं आ रहा हूं, मैं जिस काम को करने के लिए आया था, वो सामाजिक सद्भाव जो भाईचारा में बनाने के लिए आया था, मैं उसमें कामयाब हूं। आप सद्भाव की बात कर रहे हैं, खाई पाटने की बात कर रहे हैं, 2013 की आपने दंगों की बात की, प्रायोजित दंगे आपने बताने का काम किया है। क्या वर्तमान परिवेश में जिस तरह से बीजेपी के साथ गठबंधन करने का कार्य जो है चौधरी जयंत ने किया है, क्या उससे वो खाई अब बढ़ने का कार्य नहीं होगा? अगर मुस्लिम की बात करें, क्योंकि जो रालोद पे मुस्लिम समाज का बड़ा विश्वास रहा है, और रालोद पे जो है जाट समाज का बड़ा विश्वास रहा है। मेरे पूरा याद है उस समय जब 2013 की बात कर रहे थे, तमाम ये आवाज आई थी कि चौधरी साहब उस समय कहाँ थे जब हम दंगों में पिस रहे थे, दंगों में मर रहे थे, आप कहाँ थे? नकुड़ में आके जो उन्होंने जवाब देने का कार्य किया कि लोग आना जाना बहुत मुश्किल कार्य था, मेरे आने से दंगे और भड़क सकते थे, इस तरह की बातें चौधरी साहब ने वहां पे स्वीकार करने का कार्य किया, आप करें खाई। लेकिन आज जब गठबंधन में जो है भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लेते हैं, तो क्या मुस्लिम समाज पे इस बात का जो है प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं आपसे बताऊं, पहली बात तो यह है कि हमने एनडीए से अलायंस किया है, हमने मर्जर नहीं किया। हमारी जो नीतियां हैं, मैंने भी मर्जर नहीं कहा, मैंने अलायंस कहा है, मैंने गठबंधन नहीं कहा है। यस, लेकिन गठबंधन में जो विश्वास था मुस्लिम का, जो रालोद के प्रति विश्वास था, क्या वो विश्वास कम नहीं? ये समझिएगा कि जो मुस्लिम रालोद से पीछे नहीं हट रहा इस अलायंस के बाद में। नहीं। देखिए, हमारे 2 विधायक हैं वर्तमान में, अशरफ अली खान जलालाबाद थाना भवन विधानसभा सीट से, और सिवाल खास से गुलाम मोहम्मद साहब, और दोनों पूरी मुस्तैदी के साथ लगातार इलेक्शन के कैंपेन में लगे रहे, और जी तोड़ मेहनत उन्होंने करी है। वाजिद अली जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं शामली के, राव वारिस जो पूर्व विधायक हैं, तो ये तमाम जो हमारे नेता हैं, दिल नवाज खां बुलंदशहर वाले, कुंवर अयूब अली, मैंने जनता की बात की, मैंने नेताओं की बात नहीं, मैं वहीं आ रहा हूं। ये तमाम नेता पूरे कैंपेन में लगे रहे, और आपको रिजल्ट बताएंगे कि कितना वोट हमारे मुस्लिम समाज का
चौधरी जयंत जी की वजह से, राष्ट्रीय लोकदल की वजह से एनडीए गठबंधन को कितना मिला है। कैराना की बात करते हैं। कैराना में जब मुस्लिम वोट चौधरी जयंत जी की वजह से, इस अलायंस की वजह से मुस्लिम वोट कितना आप लोगों की वजह से जो मिलने का काम चौधरी प्रदीप जी को हो रहा है? भारी मात्रा में, इसके परसेंटेज नहीं गिनी जाती, भारी मात्रा में मुस्लिम समाज ने प्रदीप चौधरी को, एनडीए के अलायंस के कैंडिडेट को वोट करने का काम किया है। ये नतीजे बताएंगे, ये मैं नहीं आज 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे फिर मैं आपसे बात करूंगा और बताऊंगा कि कितना। इकरा का कहना तो यह है कि उन लोगों का कहना तो यह है कि जो गठबंधन प्रत्याशी के हमारे वोट में सेंध लगाने वाला कोई है नहीं, हमारे वोट में कोई सेंध नहीं। मुस्लिम आप कह रहे हैं कि जय रालोद की वजह से जय वोट, जय गठबंधन प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी को मिलने का कार्य हुआ, कैसे देखते हैं इस चीज को? निश्चित तौर से मैंने बताया कि 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे, आज तो हम अनुमान के तौर पे बात कर रहे हैं। इकरा हसन के समर्थक क्या कह रहे हैं वे वो जाने, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हमारा मानना है, और मैं फिर आपको बताऊं कि राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर चलने वाला दल है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, देहात की लड़ाई लड़ने का काम चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी, अब जयंत चौधरी जी लड़ रहे हैं। और फिर मैं कहूं कि हमारी जो नीतियां हैं, राष्ट्रीय लोकदल अपनी नीतियों पर चलता आया है, चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की अपनी पॉलिसीज है, अपनी नीतियां हैं, समाजवादी पार्टी की अपनी नीतियां हैं, हर दल की अपनी अलग नीतियां हैं। हमारा सामाजिक भाईचारा, सामाजिक सद्भाव जो हमारे नेताओं ने स्थापित करने का काम किया है, तो वो यकीन, इतना मजबूत यकीन है कि हमारा तमाम अल्पसंख्यक समाज, हमारा मुस्लिम समाज जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ खड़ा है। आपने जो अभी बात की चौधरी चरण सिंह जो एक बड़ी पाठशाला थी, राजनीति की बड़ी पाठशाला, तमाम लोग वहां से निकलने का कार्य हुआ है, लेकिन जीवन भर उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है। चरित्र की राजनीति उन्होंने किया है, तमाम एक परिवेश या परिपाटी देने का कार्य उन्होंने किया है, जीवन भर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। लेकिन चौधरी अजीत सिंह को देखा जाए, तमाम बार उन्होंने समझौता किया, हाथ मिलाया, कभी कांग्रेस से हाथ मिला लिया, कांग्रेस की भी सत्ता में जाके शरीक हो गए, कभी जब बीजेपी या एनडीए से हाथ मिला ले, फिर सत्ता में जाके लास्ट बार जो है नागरिक उड्डयन मंत्री वो रहे हैं यहाँ पे जो है। उसके बाद जब मौका मिला जो है, अब चौधरी जयंत ने भी जो है उन लोगों को छोड़ के, जिन लोगों की परिपाटी की शुरुआत चौधरी चरण सिंह जी ने की थी, अब बीजेपी से या एनडीए से हाथ मिला लिया। क्या विचारधारा जो है चौधरी चरण सिंह की ऐसे में जिंदा है अभी भी? देखिए, मैं आपको 1977 में ले जाऊं। ये बड़ा सवाल आपकी तरफ है। बिल्कुल बड़ा सब, मैं जवाब दूंगा उसका। 1977 में जब कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन बना, गठबंधन की शुरुआत आज से नहीं हुई, 1967 में हुई थी, जब स्वर्गीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तब भी ये भारतीय जनता पार्टी, उस समय जनसंघ होती थी, तो उस समय चौधरी चरण सिंह जी और जनसंघ ने मिलकर करके संयुक्त सरकार बनाई थी। और 77 में दोबारा फिर कई सारे दल इकट्ठे होकर के, उसमें भी जनसंघ साथ थी। भारतीय जनता पार्टी तो 1982 में बनी है, ये तो उससे पहले तो तमाम जो दल थे 77 में इकट्ठे हुए। और वर्तमान जो परिवेश है, चाहे एनडीए हो चाहे INDIA गठबंधन हो, तो गठबंधन का दौर है। पूरे देश के अंदर सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ गठबंधन कर रहे हैं। और फिर माननीय जैन जी ने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि हम अपने दल को मजबूत बनाने के लिए, माननीय जयंत चौधरी जी अपने राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत बनाने के लिए, उनको किस गठबंधन में फायदा है, कहाँ वो अपने समर्थकों के, अपने अनुयायियों के, जो हमारे समर्थक लोग हैं, उनका हित कहाँ सुरक्षित है, तो वो निर्णय लेने के लिए ही उन्होंने जो है अपने समर्थकों को, अपनी पार्टी के लोगों का, अपनी पार्टी को बढ़ाने का, विस्तार करने का के लिए उन्होंने एनडीए से गठबंधन किया है। ये वास्तव में सही कह रहे हैं कि जो उन्होंने जनसंघ से गठबंधन किया, फिर बाद में बीजेपी बाद में बनी है, लेकिन जो उन्होंने कोई कांग्रेस से तो हाथ नहीं मिलाया, कांग्रेस के खिलाफ उनकी परिपाटी रही है। लेकिन जब भी अजीत सिंह जी को मौका मिला है, तब जो है उन्होंने हाथ मिलाने का काम, या ये कहे कि सत्ता सुख के लिए जो है उन्होंने, या कोई यह कहा जाए कि ऐसे में जो चौधरी चरण सिंह के जो विचार हैं, क्या वो विचार जिंदा रहे हैं? बिल्कुल, चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर ही पार्टी चलती आई है, चलती रहेगी। और समय के साथ मैंने बताया कि सभी दल एक दूसरे के साथ गठबंधन करते रहे हैं। ये आप समझिए कि पूरे देश के हालात ऐसे हैं, और हर स्टेट वाइज आप देख लें,
तो ये जरूरी नहीं है कि पिछली बार हम समाजवादी के साथ अलायंस में थे, इस बार हम एनडीए के साथ अलायंस में हैं। तो सभी स्टेट में कमोबेश स्थिति यही है कि हर बार अलायंस बदल जाते हैं और वो अपनी पार्टी का हित कहाँ है, अपने समर्थकों का हित कहाँ है, उसके लिए ही हमारे नेता फैसला लेते हैं। भारत रत्न मिलने के बाद क्या ये लगता है कि जो राष्ट्रीय लोकदल का हित भाजपा से जुड़कर ही देखा जा सकता है या हित इसमें है? बहुत बड़ा काम एनडीए ने, बीजेपी सरकार ने किया है। करोड़ों करोड़ किसानों के मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का जो काम किया है, उसकी हम जितनी भी प्रशंसा करें वो कम है, क्योंकि इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने भी, वो चाहते तो दे सकते थे और लोगों को भारत रत्न दिए। चौधरी चरण सिंह जी डिजर्व करते थे भारत रत्न, बहुत पहले उनको मिलना चाहिए था, नहीं मिला, इन्होंने दिया है तो इनका हम धन्यवाद करते हैं। तो क्या इसका लाभ मिलेगा? जन जन के नेता हैं, किसानों के नेता रहे हैं, इसका क्या इस चुनाव में संदेश जाने का? चौधरी चरण सिंह बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता, मैंने अभी कहा है कि गुरुकुल थे, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय वो थे, उनको सर्वोच्च सम्मान जब मिल जाता है, भारत रत्न मिल जाता है, क्या उनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति, लास्ट वाला व्यक्ति, उस पर इस बात का माकूल फर्क पड़ेगा या पड़ा है जो चुनाव में जो है उसने वोट के रूप में बीजेपी एंड एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को जो है कहने की सपोर्ट करने का कार्य किया? कैसे देखते हैं? मैं आपसे बताऊं कि जिस दिन भारत रत्न की घोषणा हुई तो पूरे देश ने जश्न मनाया था, पूरे देश के अंदर ये खुशी का माहौल था। और जो उसके बाद फिर चुनाव होते हैं, चुनाव अलग चीज है, भारत रत्न दिया जाना अलग चीज है, ये दोनों एक चीज नहीं है। वो उन्होंने सम्मान चुनाव के मौके पे दिया गया है, चुनाव के मौके पे दिया है, तो कहने की चुनाव तो प्रभावित करेगा, चाहे वो राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा का मामला हो या जिस तरह से जो है भारत रत्न बांटे गए हैं, कहने की इसका जो है फर्क तो पड़ेगा चुनाव पे, जो है आप अलग नहीं कर सकते इस चीज को। देखिए, ये आपका कहना हो सकता है, हमारा मानना यह है कि जो पॉलिसीज हैं चौधरी चरण सिंह जी की, जो जयंत चौधरी जी का नेतृत्व है, भारत रत्न मिला है, मैं पहले ही धन्यवाद कर चुका हूं। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने, पूरी पार्टी ने धन्यवाद किया है। और जो समर्थक हैं वो उत्साहित हैं, खुश हैं, तो खुश होकर के वोट तो करना ही है। तो जो हमारे नेता, आपने कहा कि गठबंधन हुआ है, गठबंधन में वोट ट्रांसफर करने की ताकत जिस नेता की होती है, उसी के साथ लोग गठबंधन करते हैं। अगर ये ताकत जयंत चौधरी जी के अंदर ना होती तो अलायंस कौन करता? तो पहले भी समाजवादी के साथ हमारा वोट बैंक जो है, हमारे समर्थक जिधर हमारे नेता चलते हैं, चौधरी चरण सिंह जी के जमाने से, चौधरी अजीत सिंह जी के टाइम से, और अब माननीय जयंत चौधरी जी के, तो उनके कहने से वोट चलता है। और खाली उसमें जाट नहीं, उसमें मैं आपसे बताऊं तमाम बिरादरी, चाहे जाट हो, राजपूत हो, गुज्जर हो, सैनी हो, कश्यप हो, तमाम जातियां हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, तो तमाम जो हमारे साथ जुड़ा हुआ वोट है, राष्ट्रीय लोकदल का जो वोट बैंक है, वो माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर वोट ट्रांसफर होता है। जिस तरह जो महिला पहलवानों को लेके मुद्दे सामने आए हैं, ब्रजभूषण को लेके सामने आया, पूरा देश उससे जो है जिस निगाह से पूरे देश ने इस मामले को देखा है, और फिर अलायंस हो जाता है, रालोद का अलायंस हो जाता है, जाट समाज से वो वास्ता रखते हैं, पहलवान, महिला पहलवान वास्ता रखते हैं, क्या इस चीज़ का माकूल असर उन वोटरों पे या उन लोगों पे नहीं पड़ा होगा जिनकी बेटियां या जिन जिन लोगों ने उनको निकालने का, वो ब्रजभूषण जैसे चीज, वो चरित्र कैसे सामने आया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय जयंत चौधरी जी ने महिला पहलवान के आंदोलन में वो खुद गए वहां पर, हमारे जैसे उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सब लोग आंदोलन में। महिला पहलवानों का आंदोलन किसके प्रति था? नहीं, निश्चित तौर से ब्रजभूषण के खिलाफ था। ब्रजभूषण किसका व्यक्ति है? नहीं, ब्रजभूषण वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। अलायंस किससे हो रहा है? सवाल ये नहीं है, जब बड़े कोज होते हैं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज देश के अंदर जो हालात है, और महिला पहलवानों का जहां तक मामला है, महिला पहलवानों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, दोबारा चार्जशीट बनवाने की उन्होंने अपील करी, जिसको निरस्त कर दिया है कोर्ट ने। हमें हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली पर पूरा यकीन है, और अब जो भी फैसला होगा वो अदालत करेगी। ब्रजभूषण दोषी है तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ अदालत
उनको सजा देने का काम करेगी। ये हम कह चुके हैं। उनको कोई लाठी डंडे से तो पीट नहीं सकते, ये तो अदालत करेगी ना उस चीज को। तो हमारा काम तो आंदोलन करना। महिला पहलवानों के साथ अन्याय हुआ, आज भी हम कहते हैं अन्याय हुआ, उसके खिलाफ एफआईआर हुई, उसके खिलाफ कोर्ट में मामला है, तो अब अदालत भी तो करेगी ना। कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाएगा, आप ये कहना चाहते हैं। लेकिन अगर बातचीत की जाए, जब जयंत चौधरी किसी आंदोलन में जा रहे थे तो उनके साथ जिस तरह के जो व्यवहार किया गया था, आपको पूरा याद होगा। सत्ता पक्ष की तरफ से जो व्यवहार, या यूँ कहा जाए उनको रोकने का कार्य किया गया था, उनको जो चोटिल भी हुए थे उस समय, उस व्यवहार को कैसे देखते हैं आप? देखिए, याद रहेगा वो मुद्दा। जैसे देखिए, राजनीति में ये सब चीजें होती हैं। हम लोग आंदोलन करते हैं, लाठियां भी खाते हैं, सब चीजें होती हैं, लेकिन अलायंस के समय पे भूल जाते हैं। नहीं, मैंने बताया ना कि देश सबसे सर्वोपरि राष्ट्र है, तो राष्ट्र हित में, किसान मजदूर के हित में, तो व्यक्तिगत चीजें तो भुलानी पड़ेंगी ना। जो बड़ा कोज है, राष्ट्र हित में ये सब फैसले लिए जाते हैं और नेता उसी के अनुसार फैसले लेते हैं। सरकार अगर बन जाती है तो क्या आपको लगता है कि मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे चौधरी जयंत? ये निर्णय तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या एनडीए के जो नेता हैं वो देंगे। वो गठबंधन के समय तय नहीं हुआ क्या? हमारे हाईकमान मैं कह रहा हूं गठबंधन के समय तय नहीं हुआ क्या? ये चीजें तो मैंने बताया ना, ये चीजें तो हाईकमान के उनके बीच की चीजें हैं, उसमें मैं टिप्पणी कैसे कर सकता हूँ? टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हंसी बता रही है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। नहीं, देखो, नहीं, उनको मिलना चाहिए। अभी हम बताएं आपसे, एक तो हमारे कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी बने ही हैं, तो मैं वही दोहरा रहा हूँ। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि जब भी गठबंधन गया तो सत्ता में गया। सभी करते हैं। वो तो राजभर जी हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, तो जो लोग गठबंधन के हिस्सा हैं। कह रहे कि हंसी बता रहे कि ऐसा हो जाएगा अगर मैं ये कह रहा हूँ, जब हम सरकार में आ गए हैं, सरकार का हिस्सा बन गए हैं, तो सरकार का हिस्सा बने हैं तो मंत्री तो बनेंगे ही बनेंगे, बनने चाहिए। लेकिन जो किसानों की जो लड़ाई है, जो गरीब मजलूम की जो लड़ाई है, जो उनका अहित है, वो कैसे लड़ी जाएगी? देखिए, किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी राष्ट्रीय लोकदल ने, माननीय जयंत चौधरी जी ने, हमारे तब सभी कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके किसान आंदोलन में हिस्सेदारी करी। और अब वर्तमान परिवेश में जब हम एनडीए का, सरकार का हिस्सा हैं, जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप सड़क पे आंदोलन करते हैं, जब आप सत्ता में होते हैं तो फिर आप किसानों के हित को साधने के लिए, उनकी जो समस्याएं हैं उनको हल कराने के लिए फिर हम सरकार से बात करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, माननीय जयंत जी की इस विषय में बात हो भी चुकी है, आगे बात होंगी। तो किस तरीके से किसानों की समस्याएं हल हो, कैसे निदान हो, तो सरकार में रह के बेहतर तरीके से आप उसको हल कर सकते हैं। आप सड़क पे खड़े होकर तो नहीं हल कर सकते। तो वो आए हैं, सरकार का हिस्सा बने हैं, अब सरकार बनेगी, 4 जून को रिजल्ट आएंगे, सरकार भारी बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। तो उसमें माननीय जयंत जी प्रधानमंत्री जी से मिलके, कृषि मंत्री जी से मिलके, जो भी होंगे उनसे बैठ करके किसानों की सभी समस्याओं का हल कराने का काम करेंगे। हरित प्रदेश का मुद्दा रहा है, चौधरी अजित सिंह का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, बहुत बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, और उसका जब पूरा तमाम लोगों का विश्वास भी रहा है चौधरी अजित सिंह के प्रति। क्या लगता है चौधरी जयंत इस मुद्दे को भी हल कराने में सफल हो पाएंगे, या वो लड़ाई, चौधरी अजित सिंह का सपना रालोद ने ठंडे बस्ते में रखने का कार्य कर दिया है? नहीं, बड़ी बात मैं कह रहा हूं, बहुत बड़ा सवाल है। चौधरी अजित सिंह जी ने भी पूरे मनोयोग से इसके लिए प्रयास किया, आंदोलन किए, बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े धरने प्रदर्शन किए। माननीय जयंत चौधरी जी के अब हाथ में बागडोर है पार्टी की। उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। में जाके संभव है। अब जयंत जी ने जब हाथ मिलाया, मोदी जी से आप बात कर रहे हैं, तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, क्या ये अपेक्षाएं पश्चिम का जोड़ा व्यक्ति चौधरी जयंत जी से, रालोद से रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है, और माननीय जयंत जी इस विषय में भी बात करेंगे। ये तो उनके स्तर का मामला है, लेकिन ये एजेंडे में है
पार्टी के एजेंडे में है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिए। बात करें फिर कैराने पे लौट के आते हैं। कैराने की बात करें, हमने 2 लाख पार बताया कि पिछली बार 92,000, इस बार 2 लाख बता रहे हैं आप लेकिन वो 2 लाख कैसे पूरे होंगे जबकि तमाम जातीय विरोध सामने आ रहा है। ठाकुर समाज भी पंचायत करता है, हालांकि ठाकुर समाज, राजपूत समाज का विरोध लंबा चला है। सैनी समाज भी पंचायतें कर लेता है। जाट समाज भी मुखरता के साथ कहीं ना कहीं देखने में नजर आता है। जाट समाज भी कहीं ना कहीं नाराज, या यूँ कहा जाए कि गठबंधन, बीजेपी के गठबंधन प्रत्याशी को इतना वोट नहीं कर पाया, कहा जाए कि गुर्जर समाज से भी कहने की नाराजगी उभर गई, कश्यप समाज से भी कहने की नाराजगी थाने बोन विधानसभा में देखा जाए तो कहने की ये चीजें उभर कर सामने आई। आप कह रहे 2 लाख पार, 2 लाख पार का सपना कैसा पूरा होगा आपका? देखिए, राजपूत समाज ने टिकट वीके सिंह साहब का गाजियाबाद से टिकट कटने के बाद उनके अंदर नाराजगी थी, उसका उन्होंने इजहार किया। सैनी समाज मैं समझता हूं शायद डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की वजह से या कोई और वजह रही होगी, उसके बाद धर्म सिंह सैनी जी भी बीजेपी ज्वाइन उन्होंने कर ली थी, तो सैनी समाज की तो उसके बाद कोई नाराजगी नहीं बची। राजपूत समाज की मैं आते आते बहुत देर हो गई। हाँ, धर्म सिंह जी को पहले मतलब आ जाना चाहिए था, बात आपकी ठीक है। जो समर्थक थे, बहरहाल वो कई बार वहां का प्रतिनिधित्व कर चुके थे, तो उनके समर्थकों में नाराजगी रही थी, तो वो नाराजगी वो तो खत्म हो गई। राजपूत समाज की मैं आपसे बताऊं, राजपूत समाज बड़ा प्रबल समर्थक भारतीय जनता पार्टी का रहा है। उनकी वक्ती नाराजगी ये थी कि हमारे लोगों को टिकट नहीं मिले, लेकिन वो चंद लोग थे जो उसे मुद्दे को हवा देने में लगे हुए थे। चुनाव के दिन, पोलिंग के दिन जो हमारे लोग फील्ड में थे, उनकी ये रिपोर्ट है कि बहुत मामूली टूट राजपूत समाज में हुई है। बाद में फिर माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी के दौरे हुए, वो सब बात हुई, उन सब जो नाराजगी वो दूर कर ली गई। तो मेरा मानना है बहुत कम ही नुकसान राजपूत समाज का, राजपूत समाज का वोट बहुत कम खिलाफ गया होगा। ज्यादातर जो है वो वोट वो प्रदीप चौधरी के पक्ष में गया है। सीएम, पीएम, उप मुख्यमंत्री हाथ जोड़ते, सड़क पे दौड़ते नजर आए हैं, पर आपके गठबंधन प्रत्याशी चौधरी प्रदीप जी के देखा जाए तो लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो इकरा जो एक लड़की है, मासूमियत के साथ पूरा चुनाव लड़ी है, पूरे मनोबल से चुनाव लड़ी है, जिस तरह की चर्चाएं सामने आई है, इस तरह की चर्चाएं सामने आ रहे हैं। तो इस चुनाव में कैसे देखते हैं? उधर इकरा चुनाव लड़ी है गठबंधन से, इधर प्रदीप चौधरी है, सीएम पीएम और सत्ता सांसद भी है, तो कहीं नहीं कैसे देखते हैं कि इतना बड़ा चुनाव इकरा ने कैसे खड़ा किया है? क्या कहना? देखिए, सरकार का चुनाव इसी तरीके से लड़ा जाता है। सरकार के जितने भी मुख्यमंत्री या मंत्री सब होते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। और इकरा हसन का मैं आपसे बताऊं, इकरा हसन बहुत पीछे छूट जाएगी। इकरा हसन कहीं टिक नहीं पाएगी प्रदीप चौधरी के सामने। और रही उनके प्रचार की, उसकी सोशल मीडिया बहुत बड़ा, आज के टाइम में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इकरा हसन की जो टीम है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, आज नहीं, चुनाव से 2 साल पहले से, 2022 से ही इकरा हसन लगातार सोशल मीडिया पर छाई रही। तो ये तो मेरा जवाब है कि जो पॉपुलरिटी या जो नाम इकरा हसन का सुर्खियों में रहा है, और बहरहाल वो राजनीतिक घराना है। चौधरी मुनव्वर हसन के पिताजी चौधरी अख्तर हसन एमपी रहे हैं, चौधरी मुनव्वर हसन एमपी रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, तबस्सुम हसन 2 बार सांसद रही हैं। तो बहरहाल वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जो उनका नाम भी दर्ज हुआ है, ये बड़ी बात है, उनकी बड़ी बात है। वो चारों सदनों के सदस्य रहे हैं, और उनको सम्मानित भी किया गया था। तो राजनीतिक घराना है बहरहाल। तो लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां, आप ये समझ लीजिए कि अगर इकरा हसन का जीतने का लगता तो अखिलेश जी यहां पर रैली करते। अखिलेश यादव साहस नहीं जुटा सके यहां आने का, तो इससे बड़ी क्या बात होगी? वरना वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो अपनी पार्टी के सदर हैं, मुखिया हैं, तो क्या उनको आना नहीं चाहिए था? इसलिए नहीं आए कि उन्हें लग रहा है कि सीट हार रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो इकरा का प्रचुर वो लाभ ले रहे हैं, प्रचुर मात्रा में जो उनको लगाया हुआ, उनकी ड्यूटी लगाई है तमाम। चुनाव में अभी इकरा हसन को सामने रखा जाता है, मंच पे बिठाया जाता है, कहने के उसको फोकस पे रखा गया इकरा हसन को। अगर अगले चुनाव की हम बात करें तो मैं बताऊं कि मुनव्वर हसन का बड़ा नाम रहा है। मुनव्वर हसन की बेटी है, तो
कहीं ना कहीं मुस्लिम में एक संदेश वही है, चला जाएगा। तो कैराना एक ऐतिहासिक सीट है और बड़ा घराना है, तो चेहरा वो दिखाने के लिए वो राजनीतिक लोग इस्तेमाल करते हैं कि भैया मनोहर हसन की बिटिया है, फिर बोलती अच्छा है। अब बात की जाए अगली सीट की हम बात करें, धर्म संकट में जाट समाज है। पिछली बार 2019 में भी ये परिस्थिति रही है वहाँ की जाट समाज की। अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर सीट, एक तरफ चौधरी साहब चुनाव लड़ रहे थे, अजीत सिंह खुद चुनाव लड़ रहे थे, दूसरी तरफ जब बालियान साहब थे। तो इस बार भी ये स्थिति जो है, हरिंदर मलिक जो है गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, जाट समाज से आते हैं। दूसरी तरफ जो बालियान जो केंद्रीय मंत्री है वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जाट समाज के सामने तो ये धर्म संकट की स्थिति। कैसे देखते हैं उस चुनाव को आप? मैं आपसे बताऊं अनुज जी कि खाली जाट समाज नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हुआ तमाम समाज, वो सारे समाज हैं, उसमें जितने भी किसान बिरादरी हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। तो वो एक तरफा एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, यहाँ पर प्रदीप जी हैं, बराबर में राघव लखनपाल जी हैं, वहाँ पर संजीव बालियान जी हैं, तो गठबंधन के साथ वो वोट जाएगा। हरिंदर मलिक भी जाट बिरादरी से हैं, तो थोड़ा बहुत तो ऐसा नहीं है कि जाट उनको नहीं मिलेगा, तो थोड़ा बहुत तो जाट जाएगा उधर, लेकिन मतलब अधिकतर बहुतायत में वो संजीव बालियान के पक्ष में जाएगा। अब ये अलायंस कर चुके हैं भाजपा से, इस बार 80 पार कैसे देखते हो उत्तर प्रदेश को? 80 पार करेंगे, निश्चित तौर से 80 पार करेंगे। मतलब 7 आ गए तो विपक्ष सहित जो सदन देने का काम करोगे आप? नहीं, विपक्ष है कहाँ अनुज जी? जब तक आप साथ थे तब तक विपक्ष था, आप आ गए तो आत्मा चली गई। नहीं, बात आत्मा की नहीं है। आप अभी अखिलेश जी को अपने ऊपर यकीन नहीं है, सुबह टिकट फाइनल करते हैं, शाम को बदल देते हैं, कितनी सारी सीटों पर असमंजस की स्थिति है। तो कहाँ कांग्रेस का और उनका आपस का तालमेल नहीं है? राहुल जी कुछ बोलते हैं, अखिलेश जी कुछ बोलते हैं, तो है कहाँ विपक्ष? आप देख लेना इनकी भूमिका क्या होगी। लेकिन बोलचाल व्यवहार तो जब मोदी जी का बदला है, 2 चरणों तक अब की बात 400 पार, लेकिन अब तो जब मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, मुस्लिम की बात कर रहे हैं, संपत्ति की बात कर रहे हैं, तो व्यवहार में तो कहने के, बोलचाल में तो उनके भी कहने के देखने वाला है। कैसे देखते हैं उस चीज को? देखिए, मोदी जी हिंदुस्तान के बड़े नेता हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और सभी जाति सभी धर्मों के लोग उनको अनुसरण करते हैं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पॉलिसी पे मोदी जी चलते हैं। रही मुद्दों की बात, तो चुनाव के टाइम में ये मुद्दे सब लोग अपने अपने तरीके से, सभी राजनीतिक नेता, सभी राजनीतिक दल तो मुद्दों पे बोलते ही हैं। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मुद्दों पर आपने बात की है, रालोद की बात की है, जाट को और कैराना की बात की, तमाम चौधरी सिंह की भी आपने बात की। तमाम मुद्दों पर जो है बेबाकी से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।